हाईवे इज माई वे। इस तरह का एटीट्यूड एक ऐसा खुला चौड़ा मार्ग होता है जो मौत को छूने वाली रफ्तार से चलता है। कईयों की जिंदगी इसी वजह से बर्बाद हो जाती है। शॉर्टकट का चुनाव वो कछुए की रेस है जिसमें हारना तय है। अगर इस हारी हुई बाजी में भूत शामिल हो जाए तो जरा सोचिए उस खौफनाक किस्से का प्रभाव कितना डरावना और भयानक होगा। आज का ये खूंखार किस्सा एक अक्ल से पैदल विनोद नाम के लड़के का है जिसने अपनी बुद्धि के सारे रास्ते बंद करके अपनी ही मुसीबत को अपने गले का हार बना लिया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई ओशिवरा का किस्सा है। ओशिवरा में ना एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के सामने ही एक बस्ती है। उस बस्ती में ना एक विनोद नाम का लड़का रहता है। जो विनोद है वैसे तो पुणे से बिलोंग करता है, लेकिन जॉब के सिलसिले में वो ना मुंबई में आता है। मुंबई में वो काफ़ी जगह ट्राई करता है कि उसको जॉब मिल जाए। काफ़ी पढ़ा लिखा है लेकिन उसको कहीं जॉब नहीं मिलती है। वो छोटी मोटी दिहाड़ी करके ना अपना गुजारा कर रहा होता है। उसने काफ़ी स्ट्रगल की। उसको जॉब में ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। बनते बनते काम उसका पूरा बिगड़ जाता है। बहुत परेशान होता है। कई महीनों से उसने भाड़ा नहीं दिया होता। अब तो खाने के बांधे भी उसको लग जाते हैं। दोस्तों यारों से भी उसने बहुत उधार ले लिया है। अब घर वाले जो है डेली फोन करके पूछते हैं, बेटा जॉब का क्या हुआ, जॉब का क्या हुआ। घर वालों के सवालों से भी बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। एक बार ना शाम का वक्त होता है, वो ना काम से आ रहा होता है। काम से आते आते वो देखता है कि कब्रिस्तान के पास ना थोड़ी ही दूरी पर एक बस डिपो है। वहां पर एक बाबा बैठा है। उस बाबा के पास ना 3-4 लोग बैठे हुए हैं जो अपना हाथ दिखा रहे हैं। ये सोचता है कि ऐसा करता हूँ यार, मैं भी इसको पूछ लेता हूँ। बहुत जगह तो ट्राई कर चुका हूँ। इस बाबा के पास अगर मेरे को जॉब का सोल्यूशन हो जाए तो बढ़िया है, मुझे जॉब मिल जाए। वो भी क्या करता है, उस बाबा के पास जाता है और अपना हाथ दिखाता है। बाबा ना विनोद का हाथ देखकर बोलता है, अरे भाई तेरे हाथ में तो राज योग्य है, बस राहु काल का प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम निकल जाए ना तू तो राज करेगा, राज। तेरे पास तो धन की कोई कमी नहीं होगी। तो ये बोलता है हाथ जोड़ के, बाबा जी मुझे क्या करना होगा, आप बताओ ना, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो बाबा बोलता है कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, बस ना तुझे थोड़ी हिम्मत बनानी है। तुझे क्या करना है, रात के वक्त ना कब्रिस्तान के अंदर जाना है। मैं तुझे एक श्लोक दूंगा, उस श्लोक का उच्चारण करना है। अब ये थोड़ा घबरा जाता है कि रात के वक्त कब्रिस्तान में, हमारे यहाँ पर जो कब्रिस्तान है वो तो लॉक रहता है। अगर चलो मैं दीवार कूद कर चला भी गया, मुझे तो भाई भूत प्रेत से बहुत डर लगती है। फिर इसके मन में विचार आता है, यार लोगों का कर्जा देना है, पैसा उतारना है, घर वाले भी बहुत परेशान कर रहे हैं, जॉब तो मुझे चाहिए चाहिए। तो कोई बात नहीं, मैं हिम्मत बनाता हूँ। एक रात की तो बात है, वहाँ पर जाके श्लोक ही बोलने हैं ना, मैं बोल दूंगा। ये ना उस बाबा को बोलता है, ठीक है आप मुझे बताओ मुझे कौन सा श्लोक बोलना है। तो बाबा ना एक पर्ची पर इसको श्लोक लिख के देता है और साथ में वो बाबा ये भी बोलता है कि तुझे ना रात को 12 बजे जाना है और सुबह 5 बजे तक वहाँ पर ये श्लोक पढ़ना है। उसके बाद ही अपने घर पर आना है। बीच में आ गया तो तुझे जॉब नहीं मिलेगी। ये बोलता है ठीक है। इस श्लोक के बदले ना उस बाबा ने विनोद से 201 रुपया लिया। अब आप ही बताइए दोस्तों, 201 रुपये में कोई राजयोग खरीद सकता है? खैर इसकी बुद्धि का क्या बोलना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये खुशी खुशी जाता है अपने घर में। जैसे ही रात के 12 बजने वाले होते हैं ना, ये क्या करता है, कब्रिस्तान की दीवार कूदता है और कब्रिस्तान के अंदर अंदर जाता है। वहाँ पर जो कब्रिस्तान है ना दोस्तों, वो कब्रिस्तान बहुत बड़ा है। कम से कम 200 मीटर दूरी तक इसको चलना पड़ता है। उसके बाद कब्रों के पास इसको बैठ के उस मंत्र का उच्चारण करना था। ये जैसे ही कब्रों के पास जाता है ना, एक पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे बैठता है और ये मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है। मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक से ना जो पूरा माहौल है एकदम बहुत ही डरावना भयंकर हो जाता है। एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसको बहुत ठंडी महसूस होती है। कौवों की क्या क्या की आवाज़ आ रही है, जोर जोर से कुत्ते रो रहे हैं। ये बहुत घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है, एकदम से ये माहौल इतना डरावना कैसे हो गया। फिर भी ये क्या करता है, मंत्रों का उच्चारण करता जा रहा है। जैसे जैसे ये मंत्र पढ़ता जा रहा है ना, तो ये देखता है कि एक जो साया है ना
ना कब्रों के ऊपर से चलता हुआ भागता हुआ इसकी ओर आ रहा है। ये जैसे उस भयानक साय को देखता है ना, इसके तो हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं कि जैसे इसको पैरालिटिक अटैक आ गया है। एकदम ये स्टैचू की तरह बैठ जाता है, इसके हाथ पैर काम ही नहीं करते हैं, बस ये उसको साय को देखता है। जैसे साया इसके सामने आता है ना, वो साया इसको गुस्से से देखता है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। वो साया बहुत ही घूर के नफरत भरी नजरों से इसको देखता है और इसके ही सामने से झुक देने ऊपर उड़ता है और ओझल हो जाता है। कहाँ गायब हो गया इसको पता नहीं चलता। ये क्या करता है, वहां से फटाफट उठता है और भागता है, सीधा अपने घर के अंदर आता है, अपने घर का दरवाजा बंद करता है, खिड़कियां बंद करता है, पूरा घर अच्छे से लॉक कर देता है और यहाँ पर अपने बेड पर आता है और भगवान का नाम लेना स्टार्ट कर देता है। अब ये जैसे जैसे परमेश्वर का नाम लेता जा रहा है ना, उसको ना आँखों में एकदम भारी नींद आ जाती है, ये सो जाता है। सोते सोते ना अचानक से इसकी आँख खुलती है, क्योंकि इसके रूम की जो खिड़की है ना धार देने बच के खुलती है। ये सोचता है कि मैंने तो खिड़की अच्छे से बंद की थी, ये खिड़की कैसे खुली है। फिर ये मन में सोचता है कि हो सकता है मेरे से ही रह गई हो, मैं इतना डरा हुआ था, मुझे लगा हो कि मैंने खिड़की बंद कर दी है, लेकिन मैंने खिड़की बंद ना की हो, शायद मेरे से खुली रह गई है। लेकिन ये आवाज़ कैसी आई थी, इसको कुछ समझ में नहीं आता। अब ना ये खिड़की बंद जैसे ही करता है, इसके किचन से ना ढक देने बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। ये फटाफट किचन में जाता है, लाइट ऑन करता है और बर्तनों को देखता है। इसके किचन के जो बर्तन है ना सारे इधर उधर फैले हुए हैं, कोई बर्तन इधर गिरा हुआ है, कोई बर्तन उधर गिरा हुआ है। ये अभी खड़ा खड़ा सोचता है कि कुत्ता बिल्ली होते तो दो चार ही बर्तन गिराते, पूरे बर्तन ऐसे कैसे किचन में फैल सकते हैं। ये सारी बातें सोचते सोचते ना ये बर्तन अभी इकट्ठे कर रहा है, अपने हाथ में भर रहा है। हाथ में भरते भरते ना अभी इसकी नज़र ज़मीन पर है, तो ये देखता है कि बहुत ही गले सड़े बड़े बड़े पैर ना इसके सामने आके खड़े हो गए हैं। अब जैसे ही इसने मुंडी करके ऊपर देखा ना, तो इसको वही भयानक साया जो इसने कब्रिस्तान में देखा था ना, इसकी नज़रों के सामने खड़ा है। अब इसके हाथ में जो भी बर्तन होते धाड़ देने ज़मीन पर गिर जाते हैं और वो जो साया है ना इसको सीधा गले से पकड़ता है और गुस्से में बोलता है कि तूने मुझे सोए हुए को क्यों जगाया। ऐसा बोल के सीधा इसका गला दबाना स्टार्ट कर देता है। ये डर के मारे ऐसे हाथ जोड़ता है, माफ़ करो माफ़ करो माफ़ करो। तो वो जो साया होता है ना बोलता है ठीक है, मैं तुझे एक ही शर्त पर माफ़ करूँगा, अगर तू डेली मुझे 10 किलो मटन खिलाएगा तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। तो विनोद बोलता है हाँ ठीक है मैं आपको खिलाऊंगा, प्लीज़ मेरे को आप कोई हानि मत पहुँचाओ। अब अगला दिन आता है, ये अपने दोस्तों से पैसे वगैरह उधार मांगता है और रात के 12 बजे से पहले ना ये क्या करता है, एक पेपर हॉल में बिछाता है और सारा मटन 10 किलो मटन वहां पर रख देता है। अब ये 2 घंटे के बाद ना अपने रूम का दरवाजा खोलता है और देखता है कि हॉल में बिल्कुल भी मटन का एक भी पीस नहीं है। ये समझ जाता है कि वो जो साया आया होगा और उसने सारा मटन खा लिया होगा। अब अगला दिन आता है, ये बहुत परेशान होता है कि मैं कहाँ से अभी फिर से मटन लाऊं। 10 किलो मटन लाना कोई आम खास तो बात नहीं है, डेली डेली दोस्तों से कितना पैसा मांगूं, मेरे पास तो कोई काम धंधा भी नहीं है। ये ना फिर से बहुत मुश्किल से पैसा जुटाता है और अपना 10 किलो मटन अगली रात के लिए रख देता है। वैसा ही होता है, 10 किलो मटन अक्खा वो साया खा जाता है। तीसरा दिन आता है, अब इसके पास पैसा नहीं है। अब ये सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, पूरा दिन ये ट्राई करता है लेकिन इसको पैसा ही नहीं मिलता है, ना ही इसको कोई दिहाड़ी का काम मिलता है। अब तीसरी रात ये मटन नहीं रख पाता है। अब जो साया है ना सीधा रात के वक्त आता है और इसका जोर से गला दबाता है और साया बहुत गुस्से में बोलता है कि मैंने तुझे बोला था ना कि मुझे डेली मटन चाहिए, तूने मेरे लिए मटन क्यों नहीं रखा है। ये ना हाथ जोड़ता है कि मेरे पास पैसा नहीं था, प्लीज मुझे बख्श दो, मैंने बहुत ट्राई किया था। वो साया बोलता है नहीं, तूने मेरे साथ ये गलत किया है, मैंने जब तुझे बोला था डेली चाहिए तो चाहिए। ये हाथ पैर जोड़ना स्टार्ट करता है, मिन्नतें करता है। उस साया को बोलता है कि ठीक है मैं अगले दिन आपके लिए पक्का लाऊंगा, प्लीज आप मुझे आज जाने दो, मेरी जान बख्श दो। वो साया जो होता है ना बहुत गुस्से में इसको देखता है और देखते देखते इसकी नजरों के सामने से गायब हो जाता है।
जाता है। अब ना अगला दिन होता है, जैसे ये बहुत परेशान होता है, सोचता है क्या करूं क्या नहीं करूं। ये घर के बाहर जाता है और अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मेरे साथ ना ऐसी ऐसी घटना हो रही है, शायद आप भरोसा नहीं करोगे, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि वो साया मेरी जान लेकर ही जाएगा। तो इसकी मम्मी बोलती है तो ऐसा कर, चुपचाप बस पकड़ और मेरे पास आ जा। तो ये बोलता है ठीक है। अब ना अभी आपको तो पता है मुंबई से पुणे का जो रास्ता है 2 घंटे का रास्ता है, ये अपने घर पर चला जाता है। इसकी मम्मी ने ना ऑलरेडी एक बाबा से बात की हुई होती है कि वो बता देती है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा ऐसा हुआ। विनोद की मम्मी ना इसको एक बाबा के पास लेकर जाती है। जैसे बाबा के पास ये जाता है ना, इसके हाथ पैर सर कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, इसको भयंकर बुखार आ जाता है। ये बोलता है कि मेरे से तो बैठा नहीं जा रहा है, मैं यहाँ से जाता हूँ। वो जो बाबा है ना मंत्रों का उच्चारण करता जा रहा है। वो बाबा बोलता है कि ये जो साया है ना तेरे अंदर समा गया है, तुझे वो जाने नहीं दे रहा है। वो साया नहीं चाहता है कि वो तेरे अंदर से निकले, तेरा पीछा छोड़े, इसलिए वो तुझे ऐसी तकलीफें दे रहा है। तू टेंशन मत ले, मैं मंत्र पढ़ता जाऊंगा, बस तू हिम्मत बना, हिम्मत मत हार। वो जो बाबा है ना कंटिन्यू श्लोक पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, झाड़ फूक करता जा रहा है। और जैसे झाड़ फूक किया गया ना, इसके पूरे हाथ पैर टेढ़े हो गए, अजीब सा डरावना सा इसका फेस हो गया है, अजीब अजीब सा ये सर घुमाने लग गया। लेकिन बाबा ने झाड़ फूक करना छोड़ा नहीं है। फाइनली वो जो साया था ना इसके अंदर से धाड़ देने निकलता है और अचानक हवा में गायब हो जाता है और ये एकदम नॉर्मल हो जाता है, इसके हाथ पैर एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। तो बाबा बोलता है आपका बेटा सुरक्षित है, अब आप लोग घर जा सकते हो। वो साया हमेशा के लिए इसके जीवन से निकल गया है। उस दिन के बाद इसने सिर्फ मेहनत में ही भरोसा रखा, किसी बाबा के पास नहीं गया। और वो जो बाबा था ना पखंडी, जिसने इससे पैसा लिया था, उस दिन के बाद वो बाबा इसको कहीं नजर भी नहीं आया था। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये चर्चा का विषय है कि क्योंकि काले जादू का जो आकर्षण है ना वो लोगों में फैलता ही जा रहा है। क्या लोग इतने अंधे हो गए हैं कि उनको कर्मों का फल तक नहीं पता कि क्या चीज होती है। कुदरती सिद्धांत तो ये है कि जो बोएगा वही पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।